गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डीओई की वर्कशीट नंबर 43, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 10th के लिए। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन और उसके यौगिक, और वो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है 43 में, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो आप सभी बच्चे अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्व क्या होते हैं? हमारे पास बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं? हमारे तत्व होते हैं। तत्वों में हमारे धातु और अधातु दोनों आते हैं। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में सबसे पहले क्या बता रहा है आपको? ये हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें या तो वो तत्व या वो मिश्रण या यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं। उदाहरण सोडियम, सोना। यानी तत्व वही होता है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के अणु हो, दूसरा अणु ना हो। अगर दूसरे तरीके के भी अणु हैं तो वो तत्व नहीं होगा, वो यौगिक कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। यानी 118 तत्व टोटल हैं अभी, और जिसमें से 98 जो है वो नेचुरली, ठीक है, नेचुरली तत्व हैं वो, जो जिनको बनाया नहीं, वो नेचुरली पाए जाते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हमें ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें वर्गीकरण करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जब हमारे पास अगर 3 या 4 या 5 ही तत्व थे, तब तक हमें वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे जैसे तत्वों की नई नए तत्वों की खोज होती गई और तत्वों की संख्या बढ़ती गई, तो उनको उनके गुण याद रखने के लिए, उनके रासायनिक और भौतिक गुण दोनों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे उनके अलग अलग उनको वर्गीकरण करें। जैसे कि हमने क्लास 9th में भी एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने जीवों में विविधता वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने यही देखा था कि हम जीवों को कैसे याद रखें कि कौन सा जीव कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ऐसे ही ये चैप्टर है जिसमें हम ध्यान रखते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण आवश्यकता क्यों है। तत्वों का वर्गीकरण आवश्यकता इसलिए क्योंकि उनके गुण धर्मों को के बारे में हमारा ज्ञान और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उनको याद रख सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद ये कह रहे हैं जैसे तत्व और उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। तो ये अभी जो मैंने आपको बताई बात। उसके बाद देखिए, तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए बहुत सारे जो हैं हमारे साइंटिस्ट हैं, जिसमें सबसे पहले डॉवनियर का त्रिक, और दूसरा है आपका न्यूलैंड का अष्टक। तो त्रिक का मतलब है 3, तो यहाँ से 3 मतलब होगा, और अष्टक में 8 से मतलब होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अष्टक में 8 से मतलब होगा और त्रिक में 3 से मतलब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आते हैं हम कि डॉबनियर के त्रिक ने बताया क्या। सन 1817 में डॉबनियर एक जर्मन विशेषज्ञ, ठीक है, जर्मन के साइंटिस्ट थे, ये ध्यान रखना है आपको। समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। समान गुणधर्म जिनके थे उनको उन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया, और इसमें इन्होंने परमाणु भार पर जोड़ दिया, क्रमबद्ध लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया। तो परमाणु भार के बेस पर जब उन्हें लगाया गया तो जो हमारा त्रिक होता है, ठीक है, वो प्राप्त हुआ। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य तत्वों के परमाणु भार के माध्य। देखिए, माध्य की बात हो रही है। माध्य क्या होता है? ये मैथ की चीज़ है। ठीक है, जैसे ए, बी और सी, इसका अगर हम माध्य निकालते हैं, आप सीधा याद रखें कि माध्य की अगर बात हो रही है कि 2 नंबर का आपको माध्य निकालना होता है, ए और बी, तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 है तो, अगर 3 होते तो 3 से डिवाइड। तो माध्य यानी मतलब एवरेज हमें उसका निकालना है। तो डॉबनियर ने क्या बताया, जैसे 3 तत्वों को लिया उन्होंने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये त्रिक है। ठीक है, तो लिथियम का जितना द्रव्यमान होगा और जितना पोटेशियम का होगा, अगर इन दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो सोडियम के भार के, परमाणु भार के, वो बराबर आता था। लेकिन देखिए, डॉबनियर के त्रिक और न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत फेल हो गए, तो इनकी सीमाएं यानी इनकी लिमिटेशन भी पूछी जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं जैसे कि इसमें है, उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला त्रिक, जिनका परमाणु द्रव्यमान क्रम से 6.9, 23 एंड 39 है। यानी सबसे पहले लिथियम की अगर बात करें तो 6.9 है, सोडियम की अगर बात करें तो 23 है। ठीक है, और सोडियम का हम रहने देते हैं, हम निकाल के देखेंगे। और तीसरा तरीका है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का है हमारा 39। तो अब आप देखिए, 6.9 और 39 को आप जोड़ेंगे, यानी 39 और 6 हो गया आपके 45, 46 आ गया एक तरीके से। ठीक है, तो दोनों को जब हमने जोड़ा, 6.9 और यानी सोडियम पोटेशियम का 39 अपॉन में 2 लेंगे,
तो यहाँ हमारा आएगा 45.9, यानी लगभग जो है 46 के बराबर आएगा। और 46 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो 23, यानी ये किसके परमाणु भार के बराबर आ रहा है, ये सोडियम के भार के बराबर आ रहा है। यानी त्रिक का नियम यही था कि 3 तत्व लेते जाओ और पहले और तीसरे का जब माध्य निकालो तो बीच वाले के परमाणु भार के बराबर आएगा। ये था हमारा त्रिक का नियम। ऐसी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को लिया गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिया गया, लेकिन ये फेल हो गया। फेल होने का क्या कारण था, जैसा कि इसमें बताया गया है, फेल होने का कारण कि डॉर्नियर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सकते थे। देखिए, बहुत तत्व तो बहुत सारे थे, लेकिन वो सबको नहीं लगा पाए, वो इतने ही त्रिक बना पाए, 3 के 3 त्रिक, 3 एलिमेंट के कितने त्रिक लगा पाए, वो 3 त्रिक ही लगा पाए, उससे ज़्यादा वो उसको वर्गीकृत नहीं कर पाए। तो ये पद्धति सफल नहीं रही, क्योंकि आगे और एलिमेंट खोज होते गए लेकिन वो फिट नहीं बैठ रहे थे इस फॉर्मूले के ऊपर। तो ये जो है फेल हो गया हमारा, ये इसकी सीमाएँ हैं, ठीक है, लिमिटेशन है ये। फिर इसी पर जब चीज़ कोई फेल हो जाती है तो हमारा क्या आता है, दूसरा आता है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अष्टक में मैंने कहा है आपको 8 ध्यान रखना है। तो इसने क्या बोला, न्यूलैंड ने उन तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। तो उसने क्या करा, 8 तत्वों को लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले वाले तत्व का जो गुण था वो 8वें के बराबर आता था। फिर यहाँ से आप दोबारा गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से जो एक ही उसमें थे ग्रुप में, उनका जो है गुण एकदम समान था। और आगे इसमें गाने की इसकी तुलना संगीत के अष्टक नियम से भी किया गया, इसलिए से अष्टक का सिद्धांत कहा गया। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये गाने की वजह से इसको अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। देखिए क्या था इसमें कोई माध्य की बात नहीं है। सबसे पहले हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितने एलिमेंट हैं यहाँ तक, 7 हैं। और 8वां हमारा फ्लोरीन। तो पहला और हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक ही आपके ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप का मतलब एक ही इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म समान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसने लगाया। देखिए अष्टक सिद्धांत फिर भी काफ़ी एलिमेंट्स को लगा पाया, आप देख सकते हैं इतने सारे एलिमेंट को उसने अपने अष्टक में लगा दिए, जबकि यहाँ बहुत कम एलिमेंट थे, लेकिन फिर भी ये फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या था, देखते हैं। यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक ही लागू हुआ, यानी कैल्शियम धातु तक ही ये इसको लगा पाए, उसके आगे इसको ये नहीं लगा पाए, ठीक है। और भी तत्व इंतजार में होंगे, उनको ये नहीं लगा पाए। नए तत्व के गुण इस अनुसार से मेल नहीं खाते थे। अब इन्होंने देखिए जगह भी छोड़ रखी है, इन्होंने जगह छोड़ रखी है। तो जगह इसलिए छोड़ रखी थी ताकि जो नए तत्व अगर हमारे आएँ, ठीक है, अगर हमारे नए तत्व आएँ तो उनको हम क्या करें, उनको हम यहाँ पर लगा दें। लेकिन जब उन्हें लगाया गया तो उनके गुणधर्म उससे मेल नहीं खा रहे थे। लेकिन जैसे कि आप किसी के लिए कोई जगह छोड़ दें और सोचिए कि वो आएगा तो वहाँ बैठेगा तो उससे उसकी प्रॉपर्टी मेल खाएगी, लेकिन जब वो आता है तो वो उसके लायक नहीं होता। तो इस तरीके से ये यहाँ पर फेल हुआ। दूसरा, पहला ये फेलियर था इसका, दूसरा ये फेलियर था। तीसरा फेलियर देखते हैं क्या था। तीसरा फेलियर कहता है ये कि सारणी में तत्वों को समन्वित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को साथ रख दिया बल्कि असमान तत्वों को। ये तो बहुत ही बड़ा फेलियर था। ठीक है, कैसे बड़ा फेलियर था आप इसमें देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोबाल्ट और निकल, और यहाँ पर सेलिनियम और लैंथेनाइड, इनको दो को एक साथ रखा गया और ऐसे तत्वों को साथ में रखा गया जो एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते। पहली बात तो एक पोजीशन पे आप 2 तत्वों को रख नहीं सकते, और अगर आपने रख भी दिया तो कम से कम समान गुणधर्म वाले को तो रखते, लेकिन इन्होंने नहीं रखा, तो इनका ये फेलियर था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, डॉर्नियर का त्रिक और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, ये आप सभी अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लें। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट है, इनमें पेपर में आते हैं। डॉर्नियर का सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, और ज़्यादातर इनकी जो है सीमाएँ यानी इनकी लिमिटेशन पूछी जाती है। इंग्लिश में लिमिटेशन बोलते हैं, सीमा मतलब कमी पूछी जाती है, क्या कमी रह गई कि इसकी वजह से फेल हुआ। तो सभी स्टूडेंट्स को ये जो है सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। अभ्यास के प्रश्न उत्तर के लिए मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। वैसे आप अपने आप कोशिश करा करिए, क्योंकि सभी के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनके सबके आंसर इसमें होते हैं। आप अपने आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपका उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, समय समय पर हार होते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।